नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं इस वक्त अपनी बेहद खास पेशकश लेकर आपके दरमियान, जिसका नाम है खबर की तह तक। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं तमाम अहम खबरों की तह तक पहुंचे अपने ब्यूरो हेड्स के जरिए, अपने तमाम सीनियर साथियों के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की। सबसे पहले आपको बता दें कि दिवाली के पटाखों से आबो हवा बिगड़ गई एक बार फिर से, और फिर से जहरीली हो गई है दिल्ली एनसीआर की हवा। दिवाली की आतिशबाजी फिर से जहरीली हवा का सबब बन गई है। इंडिया गेट के बाद आसमान फिर धुआं धुआं नजर आया। बैन के बाद भी जमकर आतिशबाजी हुई, लोगों ने धुएं में उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दिल्ली एनसीआर में भी आतिशबाजी जमकर हुई, खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिवाली से पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 था दिल्ली एनसीआर में, जो दिवाली के बाद बढ़कर 999 तक पहुंच गया है। हरियाणा में भी लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। दिवाली के बाद हरियाणा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया है। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको खबर की तह तक में। दिवाली के बाद अंदेशा तो था कि प्रदूषण का लेवल बढ़ेगा, खासतौर से दिल्ली और आसपास के इलाकों में और हरियाणा में। ये इलाके पहले ही प्रदूषण से जूझ रहे थे, हालांकि 3 दिन पहले हुई बरसात ने प्रदूषण का लेवल काफी कम कर दिया था। मतलब पोल्यूशन का ही है ज्यादा, तो मेन से तो बाकी तो सब बढ़िया है। यहाँ अभी क्या करने के लिए आए थे? अभी इस जगह पे कर्तव्य पथ पे अभी घूमने के लिए आए, एग्जाम कर ले तो अभी देख के आ जाते हैं इंडिया गेट। और कुछ दिख रहा है? नहीं अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन आगे जाएंगे तब क्या पता दिख जाए। अच्छा। हाँ। कुछ सांस लेने में कुछ अलग या कुछ पैसा लगा? नहीं अभी तो कुछ नहीं है ऐसा। कुछ अलग मास्क वगैरह भी नहीं लेके आए हम। उधर क्या सब कुछ ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा। क्योंकि जैसा दिल्ली सरकार ने कहा था कि फायर क्रैकर्स बर्न नहीं करने, लेकिन उस हिसाब से फायर क्रैकर्स बहुत ज़्यादा जलाए गए हैं दिल्ली में। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी मेरे को बहुत देखने को मिला ये, तो मैं परेशान होकर रात को सो नहीं पाया, फिर सुबह साइकिलिंग करने निकल गया। अच्छा, तो जैसे जब आप साइकिलिंग करते हैं तो कुछ फील होता है कि कुछ हाँ, सांस में अभी कुछ दिनों से ज़्यादा हो रहा है ये। जब से ये न्यूज़ आई थी पराली जल रही है, तो तब से मैं निकलता हूँ फील करने के लिए कि क्या वेदर में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, बट हुआ। हमारे साथ राजा पटेल दिल्ली से हमारे साथी शाम खबर पर बने हुए हैं। राजा, अंदेशा तो था कि दिवाली के बाद AQI का लेवल बढ़ेगा, हवा की गुणवत्ता खराब होगी, लेकिन 999 तक पहुंच जाएगी दिल्ली और आसपास, ये सोचा नहीं था। कुल मिलाकर राजा, त्योहार के मौके पर जश्न तो मनाया लोगों ने, लेकिन जमकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां भी उड़ाई। क्या सूरत हाल है राजा? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से AQI लेवल में जो सरकारी आंकड़ा है 900 के पार AQI लेवल जा चुका है, तो काफी गंभीर जो है श्रेणी में अब प्रदूषण पहुंचता हुआ नजर आया। कि कल दिवाली है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो पालना है वो भी ठीक तरीके से नहीं करवा पाई दिल्ली पुलिस की हम बात करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सभी जो SHO की बात करें, सभी जो अलग अलग राज्यों के SHO की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी कि वो अपने अपने इलाके में गश्त कर रहे हैं और जो पटाखे बैन को लेकर वो पालना करवाएं। पर जिस तरीके से AQI लेवल काफी गंभीर श्रेणी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 900 से पार जाना एक बहुत बड़ी गंभीर श्रेणी हम इसको कहेंगे। और ऐसे में जिस तरीके से अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि आज 13 तारीख है, 13 तारीख से 20 तारीख से odd even फार्मूला लागू होना था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्थगित कर दिया था। जिस तरीके से बात करें, दिल्ली सरकार के कहीं ना कहीं पाले में गेंद डाल दी थी। दिल्ली सरकार की मीटिंग हुई, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया था। पर अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि AQI लेवल काफी ज्यादा है। ऐसे में जो जानकारी है मौसम विभाग के मुताबिक कि 3 से 4 दिन इसी तरीके का प्रदूषण यानी कि 700-800 के करीब रहने का अनुमान है। तो अब दिल्ली सरकार किस तरीके का फैसला लेती है। बाकी में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इतने ज्यादा बम पटाखे दिल्ली एनसीआर में कल रात को देखने को मिले, तो वाकई में एक नाकामी दिल्ली सरकार की हम इसमें कहेंगे, दिल्ली प्रशासन की कहेंगे, पुलिस की कहेंगे कि पटाखे बैन होने के बावजूद भी दिल्ली में इतने ज्यादा पटाखे जलते हुए नजर आए। जी, तो क्या जब लोग जश्न मना रहे थे राजा, उस वक्त किसी किस्म की निगरानी की, किसी किस्म के सर्विलांस की या जायजा लेने की कोई तजवीज, कोई प्रावधान नहीं था प्रशासनिक सरकार की तरफ से? अब बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर दोबारा से जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट जरूर इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगेगा कि आखिरकार
पटाखे बैन होने के बावजूद भी दिल्ली में कहां से पटाखे आए, क्यों, किस तरीके से ये पटाखे जलाए गए हैं, और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी सभी एसएचओस की, थाना इंचार्ज की, वो कहां थे, उन्होंने गश्त क्यों नहीं करी, लोगों को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करी, ये सवाल जवाब जरूर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर दिल्ली सरकार को पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, और जाहिर तौर पर जब दोबारा सुनवाई होगी इस मामले को लेकर तो एक बार फिर दिल्ली सरकार को यहाँ पर फटकार लगती हुई नजर आएगी, क्योंकि गंभीर से गंभीर श्रेणी में हम इसको कहेंगे, 900 के पार एक्यूआई लेवल जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में जो हम बात करें, क्योंकि अभी आज सुबह का समय है, दोपहर तक कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, आंखों में जलन हो, क्योंकि धुंध अभी भी दिल्ली में सुबह आज देखने को मिली। 2 दिन पहले जिस तरीके से बारिश हुई, मौसम पूरा साफ था, एक्यूआई लेवल 150 से घट गया था, करीबन कम हो गया था, तो ठीक ठाक चल रहा था। पर जिस तरीके से कल दिवाली थी, पटाखे जलाए गए, और उसके बाद जो ये पोल्यूशन है काफी ज्यादा दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है। जी शुक्रिया राजा, आपका इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ हम उत्तराखंड का रुख करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक निर्माणाधीन टनल टूटने से कल हादसा हो गया था और टनल में 30 से ज्यादा लोग फंस गए थे। सुरंग में फंसी जिंदगियों को बचाने की जंग लगातार जारी है। अब तक 15 से 20 मीटर तक मलबा हटाया गया है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। पाइप के जरिए ऑक्सीजन भेजी जा रही है यहां फंसे लोगों को। उत्तरकाशी में कल ये बड़ा हादसा हो गया था। तक की प्रेजेंट स्थिति ये है कि हमारी कल उनसे संपर्क स्थापित हो गया था, जो अंदर मजदूर फंसे हैं। यहाँ पर एक पाइपलाइन है, उसके थ्रू हमने वॉकी टॉकी से इनको संपर्क करने की कोशिश की, तो हमें ये पता चला कि जो मलबा, जो पैच है मलबे का, वो लगभग 60 मीटर का है। उसमें से जैसे हम मलबा हटा रहे हैं तो ऊपर से मलबा अभी भी गिर रहा है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लगभग अभी तक 15 से 20 मीटर एक्सक्यूट कर लिया है और अभी 30-35 मीटर्स आगे जाना बाकी। कब तक लग रहा सर ये चीजें हट जाएंगी, मलबा जो है, और उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा? देखिए, वैसे सभी लोग सुरक्षित हैं, हमारी उनसे बात हो गई है। हमने इनको ड्राई राशन के पैकेट्स भी भिजवाए हैं पाइपलाइन के थ्रू, ऑक्सीजन और पानी भी जा रहा है। ये कितना समय लगेगा ये तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टेक्निकल टीम ज़्यादा बता पाएगी, लेकिन इतना है कि इसमें अभी समय लगने वाला है थोड़ा। सर जिस तरह से बता रहे हैं कि जैसे मलबा साफ किया जा रहा है, फिर दोबारा से टूट जा रहा है, सर क्या देखते हैं सर, किस तरीके से यहाँ पे मतलब कंपनी काम कर रही है? निकल जाएगा। देखिए, जो मलबा जैसे हम हटा रहे हैं तो ऊपर जो मलबा फंसा हुआ है वो नीचे गिर रहा है, जिस कारण हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, साइड वे बना के ऊपर सॉलिडिफाई कर रहे हैं उसको, ताकि हमें थोड़ा पैच मिल जाए जिससे हम आगे जा रहे हैं। तो थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी उनको निकाल लेंगे। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली हमारे साथ बने हुए हैं। राव शफात, कल त्योहार के दिन ये अफसोसनाक खबर उत्तरकाशी से सामने आई। एक निर्माणाधीन टनल में अंदर मजदूर फंस गए, टनल का एक हिस्सा गिर गया और इन्हें बचाए जाने का सिलसिला अभी तक लगातार जारी है। हमने अधिकारी की बाइट अभी सुनी है, उन्होंने बताया कि अभी इसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है, क्योंकि छोटा बहुत नहीं, तकरीबन 60 मीटर का ये पैच था मलबे का जिसे हटाना है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है रावशफात, फिर और मलबा सामने आ जाता है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि वहां पर से लोगों को ऑक्सीजन भी दी जाए, पानी भी उन तक पहुंचाया जाए, ऐसी भी कोशिश है। लेकिन रावशफात, क्या लगता है कितना वक्त लगेगा यहाँ फंसी हुई जिंदगियों को बचाने के लिए? रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है, कौन कौन सी टीमें लगी हुई? देखिए, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इस तरह के जो रेस्क्यू होते हैं बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं। पहला तो ये कि जाने का कोई रास्ता नहीं है, और अगर हैवी मशीनों को भी अंदर ले जाया जाए तो उनका कोई रास्ता नहीं बन पाता है। करीब 270 मीटर की ये टनल थी और कल सुबह का ये हादसा था, और जैसे ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ को सूचना मिली तो तुरंत मौके पर पहुंची। स्थानीय प्रशासन मौजूद है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, टीडी की टीमें मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उत्तरकाशी के, डीएम ने उन सब की छुट्टियों को निरस्त कर दिया था और अपने अपने विभागों में रिपोर्ट करने के लिए कहा था। तमाम सरकारी अमला इस वक्त रेस्क्यू में जुटा है, लेकिन अभी कोई कामयाबी नहीं मिली है। सिर्फ इतनी राहत वाली खबर है कि जो मजदूर अंदर फंसे हैं, करीब 30 से ज्यादा उनकी संख्या बताई जा रही है, उनसे संपर्क हुआ है वॉकी टॉकी के जरिए। करीब 30 मीटर का ये दायरा है और इसका मलबा हटाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। इस वक्त टीमें जरूर लगी हुई हैं, लेकिन अभी कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। वॉकी टॉकी के जरिए जो अंदर मजदूर फंसे हैं उनसे बताया जाता है कि संपर्क स्थापित हुआ है। इस वक्त एक पाइपलाइन है जो कह सकते हैं जीवन दायिनी लाइन इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि वो पानी की पाइपलाइन थी। उसी के जरिए पहले तो ऑक्सीजन भिजवाया गया जब अंदर मजदूर फंसे थे, उसके बाद पानी की जो आपूर्ति है उसी के जरिए की जा रही है। और दूसरा, क्योंकि खाने का सामान वहां नहीं था मजदूरों के पास, तो चने और कुछ हल्का सामान
कंप्रेशर के जरिए, उस पाइपलाइन के जरिए उन मजदूरों तक भिजवाया गया। लेकिन अभी रेस्क्यू चल रहा है और कितना वक्त लग सकता है ये तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन सभी उत्तराखंड में भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ये रेस्क्यू कामयाब हो, जिंदगियां जो फंसी हैं उनको बचाया जा सके। और इस तरह के रेस्क्यू, जी इस तरह की घटनाएं मुमताज उत्तराखंड ने पहले भी देखी हैं। बहुत पहले आपको याद होगा चमोली में इस तरह का ये टनल हादसा हुआ था, बहुत जी। बड़ी संख्या में मजदूरों की मौत हुई थी। लेकिन इस बार उम्मीद है, जिस तरह से वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से भी बात हो रही है, उनको खाना भी भिजवाया जा रहा है और तमाम जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो भी की जा रही है, तो उससे उम्मीद है कि अभी बहुत जल्द ये रेस्क्यू पूरा भी हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर जी। सिंह धामी से फोन के जरिए बात भी की थी, तमाम जानकारी ली है और केंद्र सरकार की ओर से क्या सहायता दी जा सकती है राज्य को, ये आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त अधिकारियों के संपर्क में है, पल पल की खबर ली जा रही है, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, रेस्क्यू में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, तो ये तमाम चीजें सुनिश्चित की जा रही है। जी, तो राशफाज, जाहिर है मुख्यमंत्री खुद भी काफी फिक्रमंद थे इस पूरे हादसे को लेकर। कल प्रधानमंत्री ने भी उनसे बात की है और हर जगह दुआओं का सिलसिला जारी है कि किसी तरह से यहाँ फंसे लोगों की जान बचाई जा सके। राशफाज, क्या ये जो निर्माणाधीन टनल है इसमें ये जो हादसा पेश आया है इसको सीधे तौर पर लापरवाही का मामला कहा जा सकता है? तो जांच का विषय है। नवयुवा एक कंपनी है जो निर्माणाधीन कंपनी है, ये उसके कर्मचारी हैं, यहाँ ये कंपनी काम करती है और हो सकता है कि कोई लापरवाही ऐसी रही हो, क्योंकि 270 मीटर की जो टनल है वो तो बन चुकी थी, लेकिन जो उसका 30 से 60 मीटर का जो पैच था वहां ये हादसा हुआ, एकदम से लैंडस्लाइड हुआ और जो मजदूर हैं वो उसके पीछे की तरफ थे, वो आना चाह रहे थे, लेकिन 150 की हालांकि संख्या थी, कुछ जो मजदूर है कर्मचारी वो आ भी चुके थे, लेकिन जो कुछ पीछे की तरफ मजदूर फंसे थे उनसे पहले ही जो टनल का मलबा है वो नीचे गिर गया, यानी कि टनल पूरी तरह से बंद हो गई। अब सबसे अच्छी बात देखिए राहत वाली तो ये रही कि जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन के जरिए ही इस वक्त ऑक्सीजन, खाने का सामान और पानी की आपूर्ति की जा रही है। ऐसा पहली बार भी देखने को मिला, क्योंकि जब पहले इस तरह के हादसे हुए थे तो इस तरह का कोई भी मजदूरों के पास या कर्मचारियों के पास कोई खाने का सामान भिजवाने का, ऑक्सीजन भिजवाने का कोई भी ऐसा जरिया नहीं था। लेकिन ये जरिया छोटा सा एक बचा हुआ, इसको कह सकते हैं कि भगवान की ओर से ये एक बड़ी बात कह सकते हैं इसको। लेकिन अभी क्योंकि रेस्क्यू इस तरह के बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं, पहले भी इस तरह के रेस्क्यू हुए हैं उत्तराखंड में और वो इतने कामयाब भी नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार क्योंकि मजदूरों से जो कर्मचारी अंदर फंसे हैं उनसे वॉकी टॉकी के जरिए बात हुई है, वो लोग सभी सुरक्षित है ऐसा दावा किया जा रहा है स्थानीय प्रशासन की ओर से। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ये रेस्क्यू हो, जो जिंदगियां वहां फंसी हैं उनको निकाला जाए और सभी क्योंकि अलग अलग राज्यों के जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वो वहां पर है, उत्तराखंड के, उड़ीसा के, अलग अलग राज्यों के कर्मचारी हैं और सभी जो राज्य हैं जहां जहां के कर्मचारी हैं उन सब के जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्तराखंड के संपर्क में भी है। जी, आपकी बातें पूरी उम्मीद कर रही हैं राशफाज, जिस तरह से आपने वहां के हालात बताए हैं, बात भी हो पा रही है वॉकी टॉकी के जरिए वहां उन लोगों से, कुछ हद तक थोड़ी बहुत खाने पीने की चीजें भी पहुंचाई जा रही हैं, तो संभावना इस बात की ज्यादा है कि बहुत मुमकिन है कि सब लोगों की मेहनत और दुआओं की बदौलत सभी की जिंदगी बचा ली जाए। हम भी ये दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका राशफाज, इस अहम खबर पर तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का, अमृतसर शिमला के लिए 16 नवंबर से उड़ान शुरू हो जाएगी। 1 घंटे में सफर पूरा होगा और किराए पर 50% डिस्काउंट का भी प्रावधान है। मंगलवार, वीरवार और शनिवार को ये उड़ानें संचालित होंगी। सुबह 8:10 पर शिमला से पहली उड़ान होगी। शिमला को पर्यटन की दृष्टि से इससे काफी फायदा होगा। तो ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के हवाले से आपको दे रहे हैं। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, स्वागत है आपका। तो ये जो उड़ान शुरू की गई अमृतसर शिमला के लिए, ये काफी फायदेमंद साबित होने वाली है टूरिज्म के हवाले से खासतौर से। प्रदीप, अभी शुरुआत में जिस तरह से उड़ानों का प्रावधान किया गया है उसमें 50% डिस्काउंट की भी बात की गई है। आप जरा तफसील से बताइए किस तरह की परवाज हैं ये, कितना डिस्काउंट होगा, क्यों इतनी फायदेमंद साबित हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अगर शिमला के लिए बात करें तो शिमला से बाहर से यहाँ के लिए बहुत कम हवाई उड़ानें हैं और अब अलायंस एयर उड़ान योजना के तहत जो शिमला से अमृतसर के लिए उड़ान योजना के तहत इस उड़ान को शुरू करने जा रही है। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो शुरुआत में अभी 50% का डिस्काउंट रखा गया है, 1919 रुपए में जो है अमृतसर से शिमला या शिमला से अमृतसर जा सकते हैं। अमूमन अमृतसर से अगर शिमला की बात करें तो 10 से 12 घंटे का समय लगता है, लेकिन अब इस उड़ान के जरिए केवल 1 घंटे में ही यहाँ पर जो
अमृतसर है वो पहुंच सकेंगे सैलानी, और वहां से भी इसी 1 घंटे में शिमला सैलानी पहुंच सकेंगे। शिमला में हमें अच्छा देखा जाता है कि यहाँ पर जो हाईली पेड टूरिस्ट है वो कम आता है, ज्यादातर रूटीन का टूरिस्ट आता है, और ऐसे में हिमाचल में कोशिश ये की जा रही है सरकारों की तरफ से भी, और केंद्र सरकार भी इसमें मदद कर रही है उड़ान योजना के तहत, कि यहाँ पर जो अच्छे टूरिस्ट है, हाईली पेड टूरिस्ट है, वो भी यहाँ के जो दूर दराज के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंच सके। अभी हालांकि शुरुआत शिमला अमृतसर के बीच की गई है, की जाने वाली है 16 नवंबर से। पहले इसने 1 नवंबर से शुरू होना था, लेकिन कुछ कारणों से डिले हो गया, और अब 16 नवंबर से इसकी शुरुआत होनी है। सप्ताह में 3 दिन उड़ानें होनी है, और इसके साथ साथ कुल्लू के लिए भी इसी तरह की एक उड़ान शुरू की जानी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन अमृतसर भी अपने आप में एक धर्म नगरी है। उसके साथ साथ शिमला की बात करें, ये पर्यटन स्थल है। बाकी भी शिमला के अन्य जो पर्यटन स्थल है वहां पर पर्यटक जो यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि ये जो इस उड़ान में लगभग 30 सीटें जो है इसमें रहेंगी, और अभी क्योंकि डिस्काउंट है, डिस्काउंट के साथ इसको कोशिश की जा रही है कि ये उड़ान योजना है ये बाइबल हो, ताकि तो पर्यटक क्या यहाँ ये पर रेगुलर आकर्षित फ्लाइट्स हों। होंगी प्रदीप? बिल्कुल, देखिए अभी 3 फ्लाइट्स होनी है, जिसमें पहली मंगलवार को, फिर गुरुवार को, और उसके बाद शनिवार को सुबह 8:10 पर जो है पहली उड़ान शिमला से अमृतसर के लिए होगी, और 9:10 पर जो अमृतसर है वहां पर ये जो एयरक्राफ्ट है वो पहुंचेगा। उसके बाद वापस शिमला के लिए इसी तरह की एक उड़ान है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये अभी सप्ताह में 3 दिन है, और अगर ये बाइबल हुआ तो पूरे सप्ताह पर भी इस तरह की उड़ानें चलाई जा सकती हैं। जी। तो प्रदीप, ये जो डिस्काउंट के प्रावधान की बात की जा रही है वो सिर्फ इसलिए कि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके? बिल्कुल, देखिए पर्यटक आकर्षित हो और उन्हें लगे कि हम इजीली जो है शिमला पहुंच रहे हैं, या जो शिमला से अमृतसर जाना चाहते हैं उन्हें इस बात का आभास हो कि आसानी से यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। तो इसीलिए 50% का डिस्काउंट रखा गया है, और 1919 रुपए का प्रति व्यक्ति एक टिकट रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस स्कीम को रखा गया है, उसमें 50% का डिस्काउंट दिया गया है, और इसके साथ साथ बाकी भी जो हिमाचल के एयरपोर्ट हैं उनको भी अमृतसर से ही जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी शुरुआत शिमला से हुई है। उसके बाद कुल्लू की जानकारी है कि कुल्लू अमृतसर के बीच भी इसी तरह की उड़ान होनी है। फिर बाकी भी जो कांगड़ा में भी एयरपोर्ट है वहाँ को भी लेकर भी प्लान इस तरह के हैं। तो कुल मिलाकर जो हिमाचल प्रदेश में हमेशा देखा जाता है कि एयर कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू रहता है, और कई वीआईपी मूवमेंट्स इसी वजह से नहीं हो पाती है, और कई वीआईपी टूरिस्ट भी नहीं आ पाता है, और इसका नुकसान रेवेन्यू को भी होता है। तो यही कोशिश की जा रही है कि जो हाईली पेड टूरिस्ट है उसको आकर्षित किया जा सके, ताकि आसानी से वो यहाँ पर पहुंचे, उसको कोई दिक्कत ना हो, और सड़क जाम में जिस तरह से पर्यटक फंसे रहते हैं, और उसके साथ साथ लंबा एक समय जो है उनका केवल आने जाने में ही बीत जाता है, तो वो उनका समय कम हो और हिमाचल में उनका स्टे बढ़े, इस तरह की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी, जाहिर है प्रदीप, इसके बाद टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा। 16 नवंबर से ये उड़ानें शुरू हो जाएंगी। जान सकते हैं प्रदीप कि इस पूरी योजना के बाद ये जो उड़ानें शुरू करने की योजना बनाई गई है, इसके बाद किस कदर का फायदा हिमाचल टूरिज्म को हो सकता है? क्योंकि अभी भी टूरिज्म हिमाचल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये बढ़ावा देने के लिए है, तो हमें लगता है कि बहुत तेजी से हिमाचल टूरिज्म को इससे फरोग मिलेगा, इससे बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए ये एक कोशिश हुई है, और हम कह सकते हैं कि इसकी सफलता अभी भविष्य के गर्भ में है कि कितना सफल ये उड़ानें हो पाएंगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो जो प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं इस तरह की उड़ान कार्यक्रमों में जो हवाई सेवाएं देते हैं, वो भी इसमें आने को उत्सुक होंगे। और हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में अभी 3 प्रमुख एयरपोर्ट है। एक शिमला का जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट है, दूसरा कुल्लू भुंतर जो है कुल्लू मनाली एयरपोर्ट उसको कहते हैं, और उसके बाद जो कांगड़ा में एयरपोर्ट है। ये 3 कुल मिलाकर एयरपोर्ट हैं, और यहाँ के लिए हालांकि कांगड़ा के लिए हम देखते हैं कि रेगुलर फ्लाइट्स होती है, वहां पर मौसम भी बाधा नहीं बनता है। शिमला में मौसम बाधा बन जाता है, कुल्लू में भी मौसम बाधा बन जाता है, और उसकी वजह यह है कि एक तो यहाँ के लिए जितनी कैपेसिटी जो हवाई जहाज की होती है उससे कम संख्या में उनको लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लिए हवा का प्रेशर एक ज्यादा रहता है। कुल्लू में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है। जब कुल्लू से दिल्ली के लिए उड़ानें होती है तो उसमें ज्यादा पैसेंजर आते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो कम पैसेंजर आते हैं, और इस वजह से किराया बढ़ जाता है। फिर पर्यटक ठीक है प्रदीप, एक और अहम खबर का रुख कर रहे हैं हम।
हिमाचल प्रदेश से एक और अहम अपडेट दे रहे हैं आपको। रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का आज तीसरा दिन है और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह इसमें शिरकत करेंगे। सांसद प्रतिभा सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगी और 14 नवंबर को यानी कल लवी मेले का समापन हो जाएगा। समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुक्खू भी शिरकत कर सकते हैं। तो प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड बने हुए लगातार। प्रदीप, लवी मेले का आज दूसरा दिन है। इस समारोह में आज विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट मिनिस्टर और प्रतिभा सिंह कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष वो भी शामिल हो सकती हैं। आज कल मुख्यमंत्री इस मेले के समापन पर आ सकते हैं। जान सकते हैं इस लवी मेले की खासियत क्या है प्रदीप? बिल्कुल, देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त लवी मेला है और इस लवी मेले को व्यापारिक मेले के तौर पर देखा जाता है। और जब सर्दियां आने से पहले यहाँ पर व्यापारिक मेला इस तरह का होता है। ड्राई फ्रूट्स के लिए ये खास तौर पर जाना जाता है और इसके साथ साथ घोड़े की एक उत्तम नस्ल के लिए भी इस मेले को जाना जाता है। अब हालांकि इसमें इसका विस्तार हुआ है और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। तो आज कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह जो आज की कार्यक्रम है और आज की जो सांस्कृतिक संध्या होगी उसमें मौजूद रहेंगे। सांसद भी रहेगी प्रतिभा सिंह। और कल जानकारी जो अभी तक हमारे पास है, राज्यपाल इसका समापन करेंगे, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ करना था तो मुख्यमंत्री जो है वो इसमें शिरकत नहीं कर पाए थे। तो अब जानकारी है कि कल मुख्यमंत्री भी जा सकते हैं। इस तरह की अभी तक जानकारी, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहा तो मुख्यमंत्री इस लवी मेले में जाएंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लवी मेला है, 300 साल पुराना ये मेला है। और जो शहर रियासत है जहाँ पर रामपुर शहर को कहते हैं, और जो तिब्बत है, तिब्बत और शहर के बीच में ये मेला हुआ करता था पुराने समय में। और यहाँ के जो वो शहर के राजा थे और जो वहाँ तिब्बत के जो 5वें दलाई लामा थे उनके बीच में एक संधि हुई थी उस वक्त, और फिर इस मेले को यहाँ पर करवाया गया है। उस वक्त से ये व्यापारिक मेले के तौर पर जाना जाता है। और यहाँ पर यही वो रास्ता है जब तिब्बत की तरफ भी जाते हैं, यहीं से अफगानिस्तान की तरफ भी जाते हैं। और यहाँ पर मेले होते थे और तब जब वस्तु विनिमय की प्रणाली होती थी तो अफगानिस्तान तिब्बत की तरफ से कुछ सामान लेकर यहाँ लोग पश्मीना शॉल जो खासतौर पर तो यानी प्रदीप, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी के लिए ये लवी मेला काफी फायदेमंद साबित होता है हर बार, आर्थिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्थिकी के लिए। और इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि जब कुल्लू का दशहरा होता है तो कुल्लू के दशहरे के बाद रामपुर का लवी मेला होता है। और जो यहाँ के व्यापारी हैं, बाहर से भी व्यापारी आते हैं और जो लोकल लोग हैं अपने ड्राई फ्रूट्स बेचने यहाँ आते हैं। किन्नौर से लोग ड्राई फ्रूट्स बेचने यहाँ पर आते हैं और आसपास के लोग भी अपने ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर बेचते हैं। उसके लिए अच्छी क्वालिटी का ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर मिलता है। पश्मीना शॉल सबसे बेहतर किस्म की यहाँ पर मिलती है और उससे जुड़ी जो पश्मीना ऊन है उसके लिए भी ये रामपुर का जो लवी है। प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन दोनों खबरों की तह तक पहुंचने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बैठक बुलाई है। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक बुलाई। दिल्ली सचिवालय में होगी ये समीक्षा बैठक। दिल्ली से बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। बता दें कि दिवाली के बाद AQI काफी हद तक बढ़ गया है। अब इसे लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सचिवालय में एक अहम बैठक बुलाई। सुनते हैं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने क्या कहा। अगर भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग करती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इस पे सवाल उठा रहे हैं, अन्य पार्टियों के लोग भी इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद है मनीष तिवारी, टीएमसी के सांसद साकेत गोखले, दोनों ने इसे लेकर सवाल उठाए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन था। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि लटियन दिल्ली में देर रात तक 2 बजे तक पटाखे जलते रहे। साकेत गोखले ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की पूरी तरह से जिम्मेदारी थी कि इसको इम्प्लीमेंट कराना, लेकिन वो पूरी तरह से फेल साबित हुई। बात केवल दिल्ली पुलिस की नहीं है, हरियाणा पुलिस की भी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की है। तीनों जगह की पुलिस भाजपा के पास है। तीनों राज्यों की पुलिस भाजपा के नियंत्रण में है। और रात में क्या हुआ ये छुपा नहीं है। जबकि सामान्य तौर पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, कंसंट्रेटेड एरिया में पटाखे जलाए गए। आपको लगता है इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी रह गई, क्योंकि पहले से जागरूकता अभियान भी चल रहा था, आप लोग भी लगातार अपील कर रहे थे? नहीं, देखिए, अपील करने का फायदा हुआ है कि आज लोगों ने अपने आप पटाखे नहीं जलाए। लेकिन जिस तरह से हुआ है, और तीनों राज्यों में क्योंकि भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास, परिणाम हमारे सामने है। आज आपने रिव्यू मीटिंग बुलाई है पूरे मामले परिदृश्य को लेकर, क्या कुछ चर्चा होगी? नहीं, अभी तक जो पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे NCR में जो प्रदूषण की स्थिति है
जो अभी उसके लिए नियंत्रण के लिए अलग अलग जो इन्फोर्समेंट का काम चल रहा है, अलग अलग जो नियम लागू हैं उनकी क्या स्थिति है, तो सारी परिस्थितियों पे आज समीक्षा करेंगे। आपने कहा था ऑड इवन को लेकर दिवाली के बाद समीक्षा बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे, क्या उस पर चर्चा होगी और आपको लगता है कि उसकी जरूरत है अभी? वो सारी परिस्थितियों पे चर्चा करेंगे। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय दिल्ली में दिवाली के बाद बढ़े प्रदूषण के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, सिर्फ कंसंट्रेटेड जगह पर उन्होंने पटाखे जलाए। अब देखना होगा कि प्रदूषण पर जो पहले से ही सियासी रार चली आ रही है, तीन राज्यों के बीच, वो सियासी रार अब आगे कहां तक पहुंचती है। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दे इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें भी के साथ।